एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और 1 फरवरी को सरकार संसद में बजट पेश कर देगी। ऐसे में कोरोना काल के इस बजट में आम लोगों के लिए क्या होगा, सरकार की प्राथमिकताओं पर क्या काम रहेंगे, सरकार किस तरह से लोगों तक राहत पहुंचाएगी, ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे आपके जहन में चल रहे हैं। जवाब आखिर इसके क्या हो सकते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स अगले 5 सालों में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। कोरोना से बचाना सरकार का जिम्मा। कोरोना के बाद देश को संभालना सरकार का जिम्मा। देश में रहने वालों की आर्थिक हालत ठीक करना सरकार का जिम्मा। लेकिन सरकार ये जिम्मेदारी पूरी कैसे करेगी? बाजार में पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसे बाजार में आएंगे कैसे? क्या बजट में इसका प्रावधान होगा? और इसलिए आज देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहली प्राथमिकता में से एक है। पिछले 6 सालों में भारत में 57,000 किलोमीटर इंटरस्टेट हाईवेज बनाए गए हैं। 58% से ज्यादा रेलवे लाइंस इलेक्ट्रीफाई की जा चुकी है। इन 6 सालों में देश ने अपने पावर सेक्टर में 36 गीगावाट सोलर कैपेसिटी भी जोड़ी है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स अगले 5 सालों में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इसी तरह देश के सभी इकोनॉमिक जोन्स को कनेक्ट करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है। सड़कें हों, हाईवे हों, बड़े बड़े पुल हों, सरकार को भरोसा है कि देश के ढांचागत विकास के जो काम पहले से चल रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं के लाखों करोड़ रुपए बाजार में झोंके जाएंगे, जिससे रुकने की कगार पर पहुंचा आर्थिक विकास का पहिया दोबारा रफ्तार पकड़ ले। सरकार को ये भरोसा इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल में भी भारत में आने वाला विदेशी निवेश बंद नहीं हुआ। कोरोना महामारी के बावजूद 2020 में भारत में एफडीआई 13% बढ़ा है। और इसलिए आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बड़ी विदेशी कंपनियों और निवेशकों का आह्वान किया कि वो भारत में निवेश करें। ये जरूरी है कि देश और इंडस्ट्री दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीरता से लें। अनुमान के मुताबिक 2040 तक देश की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स करीब करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होगी। मेरा मानना है कि ये लक्ष्य सरकार और इंडस्ट्री को साथ मिलकर पूरा करना होगा। भारत को अगर तेज रफ्तार तरक्की करनी है तो शहरीकरण सबसे जरूरी है, क्योंकि देश की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा शहरी इलाकों से ही आता है। लेकिन भारत में शहरीकरण अभी भी दहाई के आंकड़े से नीचे है। आज भी हमारी इकोनॉमी का 2/3 2/3 इकोनॉमिक आउटपुट हमारे शहरों से ही आता है। आज देश सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के जरिए कई महत्वपूर्ण फ्रंट्स पर काम कर रहा है। पहला, ईज ऑफ लिविंग, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस और तीसरा क्लाइमेट सेंसिटिव डेवलपमेंट। इसी कमिटमेंट के तहत 2014 से 2020 के बीच $150 बिलियन अर्बन इंडिया में
इन्वेस्ट किए गए हैं। 100 स्मार्ट सिटीज में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स के द्वारा हमारे शहरों में फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड कन्वर्ज करने के लिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इस बार के बजट में सरकार के पास ये मौका भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने की हिम्मत दिखाए। ऐसे में 2025 तक देश के 25 शहरों में मेट्रो रेल सेवा तैयार करने का जिम्मा भी सरकार ने ले लिया है। हम देश में न्यू एज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी उतनी ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। 2025 तक हमारे 25 शहर ऐसे होंगे जहां मेट्रो की सुविधा होगी। कोरोना काल में सरकार ने गरीबों तक पैसे के साथ साथ अनाज तक पहुंचाने का काम किया। कई ऐसी योजनाएं शुरू की गईं जिसकी वजह से गरीब तबके को खर्च करने के लिए पैसे मिले, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सस्ते दरों पर कर्ज। हमारी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के द्वारा 1.3 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स फॉर्मल सिस्टम और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ गए हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन को बदलने का हमारा निर्णय एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करेगा और ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कोरोना काल में भारत ने एक काम बहुत जरूरी तौर पर किया और वो रहा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का काम। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ्य की इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया। अब भारत एक एक जीवन देश की प्रगति के लिए पूरे जी जान से जुट गया है। अब भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ग्लोबलिज्म को नए सिरे से मजबूत करेगी। भारत ने कोरोना के वक्त में भी आर्थिक गतिविधियां जारी रखी। बीते 6 साल में भारत ने डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव को इंटरनेट से जोड़ दिया। बीते 6 वर्षों में भारत में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट्स के लिए भी एक स्टडी का विषय है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सल आईडी आधार है। लोगों के बैंक अकाउंट और यूनिवर्सल आईडी उनके फोन से कनेक्टेड है। अभी दिसंबर के महीने में, अकेले मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर के महीने में ही भारत में 4 ट्रिलियन रुपीस का लेन देन यूपीआई से हुआ है। गांव-गांव को डिजिटल तरीके से जोड़ने का फायदा ये हुआ कि कोरोना काल में जरूरतमंदों तक सरकार ने सीधे खातों में पैसे पहुंचाए। भारत की डिजिटल होती इकोनॉमी ने देशवासियों की बहुत मदद की है। आज हमारे देश में 1.3 बिलियन आधार, 1.1 बिलियन मोबाइल कनेक्शन और 750 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा पुल है। इन्होंने देश के डिजिटल प्रोफाइल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमारी सरकार का विजन साफ है। हमें एक्सेस, इंक्लूजन और एम्पावरमेंट, इसके जरिए देश को ट्रांसफॉर्म करना है। भारत ने कोरोना काल से जो सबक लिया वो इस बार के बजट में भी दिखेगा।
आत्मनिर्भर भारत ग्लोबलाइजेशन का विरोधी नहीं बल्कि सच्चा सहयोगी बनकर उभर रहा है। इस बार के बजट में आत्मनिर्भरता से लेकर इंफ्रा पर खर्च करके सरकार तेज रफ्तार विकास की दस्तक जरूर दे सकती है। साल 2021-22 का बजट इस बार की गर्मियों में सियासत को भी गर्म रखेगा और खुद भी गर्म बहस का हिस्सा रहेगा। अप्रैल मई में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मोदी सरकार के सालाना बजट में 5 राज्यों के हितों पर विशेष कृपा दृष्टि रहेगी? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट जो हमारे साथी विजय विद्रोही ने सहयोगी ब्यूरो के साथ मिलकर तैयार की है। केरल में भी इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और यही कारण है कि इस बजट से इस राज्य को भी खासी उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट से बंगाल की क्या मांग है? रोजगार निर्माण और राज्य में विकास का मुद्दा सबसे ऊपर है। पिछले कई सालों से हावड़ा, हुगली समेत कई जिलों में बहुत सारे कारखाना बंद पड़े हैं। जहां तक बात तमिलनाडु की है तो यहां पर हर साल हेल्थ सेक्टर में बजट में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि इस बार भी हेल्थ सेक्टर में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इस बार केंद्रीय बजट से असम की क्या मांग है? आपको बता दूं, रेल यातायात की सुविधाओं को और बढ़ाया जाए और अलग अलग नेशनल हाईवेज को असम के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। पुदुचेरी में भी इसी बात को लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही टूरिज्म में खासा ध्यान दिया जाएगा। कोरोना काल से जूझते राज्यों की जुस्तजू आपने सुनी। जानकारों का कहना है कि बजट में जरूरतमंद सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा गेम चेंजिंग आइडिया हो सकती है। इससे मोदी सरकार पूरे देश के साथ साथ चुनाव में जा रहे राज्यों की जनता का दिल भी जीत सकती है और वोट भी। सरकार को बेहिचक ये सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि कोरोना की वैक्सीन सब लोगों को मुफ्त मिलेगी। शुरुआत में जब कोरोना वैक्सीन की चर्चा हो रही थी उस वक्त इस प्रकार की बात चल रही थी कि सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन देगी, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा मजबूत तर्क था। ऐसे में समाज के अंदर से वो डर नहीं हटेगा जिस डर के कारण आर्थिक गतिविधियां मंद हुई हैं। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी कोरोना का टीका मुफ्त में सबको लगाने की घोषणा कर चुकी हैं। कुल मिलाकर ऐसी बात 9 राज्य कर चुके हैं। बिहार में तो चुनावों से पहले खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी घोषणा की थी। उधर मोदी सरकार फिलहाल 3 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका लगवा रही है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस सेना के लोग शामिल हैं। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि सभी जरूरतमंदों के लिए ऐसी घोषणा की जानी चाहिए। इससे बीजेपी को उन 5 राज्यों में चुनावी फायदा भी मिल सकता है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और अगर उनको टीका लगता है, कोरोना से मुक्ति की दिशा में हम तेजी से चल निकले हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मेकर हैं। हमारी सारे मित्र राष्ट्रों को हम मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, तो उसका असर पूरे देश में भी होगा और सत्तारूढ़ पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। वैसे कोरोना काल में विपक्ष आजीविका और जीविका के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरता रहा है। मोदी सरकार जाहिर है कि इसका जवाब बजट के जरिए पेश करेगी। उधर विपक्ष चाहे तो शैडो बजट यानी छाया बजट सामने ला सकता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। बंगाल में ममता बनर्जी हो या केरल में वाम मोर्चा, पुदुचेरी में कांग्रेस या फिर तमिलनाडु में AITMK, सत्तारूढ़ विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर चुनावों में जा सकते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने कितनी राहत दी और मोदी सरकार ने कितने। ये दल बता सकते हैं कि अगर वो केंद्र में सत्ता में होते तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या करते। केवल हवाई बातें नहीं होंगी। विपक्ष ठोस रूप से अपनी योजना, अपने आंकड़े, अपने एलोकेशंस, अपने बजट अनुमान पेश करेगा। उससे लोगों को समझने में सुविधा होगी कि विपक्ष की अर्थनीति किस तरह की है और सरकार की अर्थनीति किस तरह की है, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। जानकारों का कहना है कि बजट में निर्यात पर जोर दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे देश कोरोना से उबर पाए क्योंकि ये सभी निर्यात बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। निर्यात बढ़ाने की मांग बढ़ने के साथ साथ विदेशी कंपनियों का पूंजी निवेश से भी नाता रहा है। अब ये संयोग ही है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 समुद्र तटीय राज्य हैं, यानी वहां बंदरगाह हैं, यानी निर्यात का दरवाजा। तो क्या निर्यात के बढ़ने को विधानसभा चुनावों के नफा नुकसान से जोड़ा जा सकता है? ये जब पोर्ट्स डेवलप होंगे
तो उसके आसपास बहुत ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होगा, उससे बहुत सारे बिजनेसेस को, उससे रिलेटेड बिजनेसेस डेवलप होंगे और उन राज्यों को फायदा जरूर होगा। अब जब वहाँ के लोगों को लगेगा कि इस सरकार की नीतियों की वजह से हमारा फायदा हो रहा है, तो आने वाले चुनाव पर भी उसका असर पड़ सकता है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे होंगे। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का तड़का लगेगा। मुस्लिम तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की रणनीति होगी। यहाँ बीजेपी अब तक तो भारी पड़ती रही है, लेकिन जानकार कहते हैं कि विपक्ष चाहे तो इस पूरे नैरेटिव विमर्श को बदल सकता है। विपक्ष को चाहिए कि वो एक समांतर बजट बना के पेश करे, ताकि जनता के सामने दो बजट हो, एक सरकार का बजट और एक विपक्ष का बजट, और उसके बाद में 6 महीने बाद, साल भर बाद जब बजट की उपलब्धियों का ऑडिट हो, उससे तय हो जाएगा कि विपक्ष का बजट ज़्यादा बेहतर था या सरकार का बजट ज़्यादा बेहतर था। इसके साथ एक और बात है, विपक्ष का बजट सरकार के बजट की कारगर आलोचना करने का जरिया भी बनेगा। वैसे कुल मिलाकर सभी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को खुलकर खर्च करना पड़ेगा, मांग में तेजी लानी होगी, खपत बढ़ाने पर जोर देना पड़ेगा। जाहिर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान भी इस तरफ होगा। कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े सेक्टर को पैसा देना होगा और रियायतें भी। ऐसे करने पर नई नौकरियों का दरवाजा खुलेगा और निजी कंपनियां पैसा लगाने से झिझकेंगी नहीं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बजट की अग्नि परीक्षा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगी, क्योंकि मोदी सरकार को वोट देने जा रहे लोगों में यकीन दिलाना होगा कि बजट उनके अच्छे दिन वापस लाने की क्षमता रखता है। अच्छा बजट आएगा, वो आम आदमी को बेनिफिट करेगा, उसमें बहुत सारी चीजें जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, उसके लिए होंगी, उसका फायदा सरकार को जरूर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आज जो रूलिंग पार्टी है, उनका इलेक्शन को डील करने का जो सिस्टम है, उसको कोई आज बीट नहीं कर सकता। बजट यानी मोटे तौर पर आर्थिक मुद्दे। इस देश में आर्थिक मुद्दों पर गली चौराहों पर हर साल भर चर्चा होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो धर्म, जाति और राजनीतिक समीकरणों की रणनीति हावी हो जाती है। कुंतल चक्रवर्ती और पिंकी राजपुरोहित के साथ विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।